इस वीडियो में हम लोग विटिलाइगो के नए ट्रीटमेंट ऑप्शन और आने वाले ट्रीटमेंट ऑप्शंस को संक्षिप्त में डिस्कस करेंगे। तो विटिलाइगो को लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा होपलेस रहते हैं, लेकिन इसमें अब होपलेस रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है नए नए ट्रीटमेंट ऑप्शन इमर्ज होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी भी विटिलाइगो एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है मेडिकल फील्ड के सामने। एक काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें जो उपलब्ध दवाइयाँ हैं, जो उपलब्ध क्रीम्स हैं, जो उपलब्ध तमाम अत्याधुनिक मशीनें हैं, लेजर्स हैं, वो कुछ मरीजों में नहीं कारगर हैं और कुछ मरीजों में दूसरे मेडिकल इलनेसेस की वजह से ट्रीटमेंट नहीं चल पाता है। जैसे कि एल्डरली लोगों में, कैंसर के पेशेंट्स में, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स में, डायबिटिक्स में, किडनी के बीमारी वाले मरीजों में, लीवर के बीमारी के मरीजों में, उन मरीजों में काफ़ी विटिलाइगो की दवाइयाँ नहीं चल पाती हैं। तो इस वजह से अभी भी कुछ मरीजों में विटिलाइगो का ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो इस वजह से साइंस इस पर काफ़ी प्रयास कर रही है कि नई नई मेडिसिन और नई नई चीज़ों को डेवलप करने में। तो इसमें जो सबसे रिसेंट का एडिशन है नई दवाइयों में, उसमें है जैक इन्हिबिटर, जैनस काइनेज इन्हिबिटर ग्रुप की दवाइयाँ। तो इस ग्रुप में 3 दवाइयाँ अभी के समय में साइंस के पास मौजूद हैं, जिसमें एक है टोफासिटिनिब, दूसरा है बैरिसिटिनिब, थर्ड है रुक्सोलिटिनिब। तो जो टोफासिटिनिब है एंड बैरिसिटिनिब है, ये दोनों दवाइयाँ खाने वाली गोली के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये रिसर्च में पाया गया है कि इनका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है, और यदि इसको नैरो बैंड थेरेपी के साथ में जोड़ दिया गया तो और ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन अभी चूँकि ये नई दवाइयाँ हैं तो इनका पूरा रिजल्ट आने में समय लगेगा। पूरा जैसे जैसे ग्राउंड लेवल पे डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों में इस्तेमाल करेंगे तो वैसे वैसे इसके बेनिफिट के बारे में पता चलता जाएगा। जैसे कि अब धीरे धीरे जैसे से डॉक्टर्स टोफासिटिनिब को यूज़ कर रहे हैं तो बेनिफिट तो पा रहे हैं वो, लेकिन जो पुरानी कन्वेंशनल दवाइयाँ हैं उनसे थोड़ा सा कम लेवल का बेनिफिट है। और ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि टोफासिटिनिब उतनी अच्छी दवाई नहीं निकल के आई जितना शुरू में एक्सपेक्टेशन था। इसी तरह से बैरिसिटिनिब से भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि हमारे पास एक अनदर हथियार उपलब्ध हो चुका है विटिलाइगो की लड़ाई में। जैसे यदि कन्वेंशनल दवाइयाँ कुछ मरीजों में नहीं चलाई जा सकती हैं तो पहले के समय में डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता था। अभी के समय में टोफासिटिनिब और बैरिसिटिनिब एक न्यू ऑप्शन के तौर पे, अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। तो टोफासिटिनिब का अब क्रीम के तौर पर भी, जेल के रूप में भी अब टोफासिटिनिब उपलब्ध है, और रिसर्च में ये भी पाया गया है कि लगाने वाली क्रीम के तौर पर भी टोफासिटिनिब फायदेमंद है। इसी तरह रुक्सोलिटिनिब जो दवाई है वो अभी लगाने वाली क्रीम के तौर पर ही उपलब्ध है, लेकिन ये जो रिच कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आसानी से उपलब्ध है। अपने कंट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा दाम होने की वजह से इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा है। अभी के समय में इसका जो दाम है वो 15-20 हज़ार या उससे ऊपर की कीमतों पर उपलब्ध है। तो ये क्रीम अभी जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं उनके लिए भी डिफ़िकल्टी के तौर पे है। छोटी क्रीम 15-20 हज़ार के कॉस्ट में, 10 ग्राम 5 ग्राम की क्रीम इतने ज़्यादा कॉस्ट में, तो अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तो और कंपनियां जैसे जैसे इस मॉलिक्यूल को बनाने लगेंगी तो एक समय आएगा कि इस क्रीम की भी प्राइस काफ़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसके ट्रीटमेंट में वो है एक लेज़र ऑप्शन। तो एक लेज़र है वो एक्साइमर लेज़र के नाम से ये अभी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है और लगभग काफ़ी जगहों पर उपलब्ध हो गया है। अपने कंट्री में काफ़ी जगहों पर उपलब्ध हो गया है। लेकिन यहाँ पर भी एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लेज़र जो कन्वेंशनल फोटोथेरेपी है या नैरो बैंड जो फोटोथेरेपी है उससे बेहतर रिजल्ट नहीं पैदा कर पाया है। तो इस वजह से ये लेज़र भी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है, बजाय एक बेहतर ऑप्शन के, मतलब एक नए विकल्प के तौर पर है, बजाय जो दूसरे विकल्प की तुलना में ऐसा नहीं है कि ये बेहतर साबित हुआ है। तो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर है। तो लेकिन एक ऑप्शन ये भी उपलब्ध हो पाया है। इसी तरह से एक लेज़र है एर्बियम याग लेज़र। तो एक रिसर्च में ये पाया गया एर्बियम याग लेज़र काफ़ी समय से उपलब्ध है, लेकिन इसका विटिलाइगो में उपयोगिता अच्छे से नहीं पता थी। तो रिसर्च में ये पाया गया कि एर्बियम याग लेज़र को कुछ दवाइयाँ हैं जैसे 5-फ्लोरोयूरेसिल या फिर टैक्रोलीमस
और या फिर नैरो बैंड फोटोथेरेपी के साथ में यदि इसको कंबाइन किया जाए और इसके सेशंस प्रॉपरली प्लान किए जाएं तो देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसी तरह से अभी धीरे धीरे NCES नाम की एक सर्जरी है, नॉन कल्चर्ड एपिडर्मल सेल सस्पेंशन। तो ये एक बहुत ही अच्छी और इनोवेटिव सर्जरी जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रही है, अब धीरे धीरे बहुत तेज़ी से प्रचलन में अपने देश में आ रही है। तो इस सर्जरी में आपकी जांघ से बहुत थोड़ी स्किन ली जाती है और उस स्किन को ट्रिप्सिन नाम के केमिकल में गला करके उसका जो कंसंट्रेट बना लिया जाता है मेलानोसाइट का, और उस कंसंट्रेट को बड़े एरिया में फैला दिया जाता है। मतलब कि स्किन ली गई छोटी और जो सफ़ेद दाग का जो स्किन था वो बड़े स्किन को भी उस छोटी स्किन के सैंपल ने कवर कर लिया। मतलब पहले जो सर्जरीज होती थी उसमें जितना सफ़ेद दाग है उतने बड़े साइज़ की चमड़ी जान से ली जाती थी। तो अब इसमें क्या है कि अब बहुत छोटी 1:10 के रेशियो में, मतलब कि जैसे 1 सेंटीमीटर की स्किन आपने ली तो आपने 10 सेंटीमीटर के विटिलाइगो के पैच को आप कवर कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी बेहतरीन सर्जरी अब डॉक्टर्स के हाथ में लग गई है। इसी तरह से एक नई टेक्निक एक कंपनी ने इजाद की है जिसमें स्किन का बहुत ही छोटा टुकड़ा लेता है और वो उसका घोल बना देता है स्किन का, सोल्यूशन का, जो एपिडर्मिस होता है, और उस घोल को डायरेक्टली विटिलाइगो की स्किन पे स्प्रे कर दिया जाता है। तो विटिलाइगो की जो चमड़ी है उसको घिस दी जाती है मशीन से, डर्माब्रेडर एक होती है मशीन, उससे घिस दी जाती है या फिर लेजर से घिस दी जाती है और उस स्प्रे को छिड़क दिया जाता है और बैंडेजिंग कर दी जाती है। तो ये टेक्निक पहले बर्न वाले पेशेंट्स में की जाती थी और अब इसको विटिलाइगो के मरीजों में भी इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन अभी ये टेक्निक अपने कंट्री में नहीं उपलब्ध है। अभी उम्मीद है कि कुछ 1 से 2 साल के अंदर ये टेक्निक भी हमारे देश में भी उपलब्ध हो जाएगी। तो ये जो ट्रीटमेंट हैं ये या तो नए ट्रीटमेंट हैं या पुराने ट्रीटमेंट के ही थोड़े मॉडिफिकेशन हैं। इसी तरह से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी भी अब विटिलाइगो के ट्रीटमेंट में यूज़ की जा रही है। जो PRP थेरेपी जो बालों के गंजापन में इस्तेमाल की जाती है वही थेरेपी अब इसमें भी इस्तेमाल की जा रही है, विटिलाइगो के ट्रीटमेंट में भी। तो ये सब न्यूअर अपडेट्स हैं। कुछ नई दवाइयाँ और भी अभी बहुत अर्ली फेज में है रिसर्च में, जो कि आगे आने वाले कई सालों में धीरे धीरे उपलब्ध होती जाएगी। तो एक मायने में अब हम लोग धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच रहे हैं जहां पे हम लोग विटिलाइगो को हर प्रकार के विटिलाइगो को और हर सिचुएशन में, जैसे हमने बात की कि कुछ सिचुएशन में हम लोग विटिलाइगो का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर सकते हैं, जैसे कि यदि किसी का हार्ट डिजीज़ का पेशेंट हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति हो तो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देना रिस्की होता है, मुश्किल होता है। तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट हैम्पर हो जाता है और एक सोसाइटी में मैसेज चला जाता है कि विटिलाइगो को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, विटिलाइगो को ठीक नहीं किया जा सकता है। तो वैसी कंडीशंस के लिए भी अब धीरे धीरे ऑप्शंस उपलब्ध होते जा रहे हैं। तो होपफुली एक ऐसा समय आएगा कि जिसमें सभी मरीजों के लिए अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध होगा। थैंक यू।